स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में जिसमें कि हम लोग क्लास 10th के साइंस का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को जो एनसीईआरटी में तथ्य दिए गए हैं उसके अनुसार हम लोग जो है रिवाइज करेंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसको ऑलरेडी आप लोगों को जो है मैं अपने तरफ से बनाए गए नोट्स के माध्यम से आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और आप बेहतर तरीके से समझ चुके हो। बट फिर भी एक जो मानसिकता हो जाता है एनसीईआरटी तो मैंने सोचा कि आप लोग पढ़ोगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, उससे बढ़िया है कि मैं आप लोगों को जो रिवाइज करा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो लेक्चर है और उसमें हम लोग रिवाइज करते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो सबसे पहले इस यहाँ पे एक आपका जो है बात लिखी गई है मार्टिन एच फिशर के द्वारा जो कहा गया है और वो लिखा हुआ ये है कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। मतलब यहाँ पे ये बोले हुए है ना मार्टिन एच फिशर कि जिस प्रकार से डिक्शनरी जो होता है वो लिटरेचर नहीं होता है, उसी प्रकार से फैक्ट जो होते हैं वो साइंस नहीं होते हैं। ये जो लिटरेचर है उसका एक भाग होता है डिक्शनरी, उसी प्रकार से साइंस का एक भाग है फैक्ट। फैक्ट के आधार पर हम लोग जो है साइंस को जो है एक्सप्लोर करते हैं, उसी तरीके से डिक्शनरी के आधार पर जो हम लोग लिटरेचर को एक्सप्लोर करते हैं या कर सकते हैं कि समझते हैं। तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है मार्टिन एच फिशर ने। तो इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए बात करते हैं पहला चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बारे में डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो भी तथ्य दिए गए हैं और फिर हम लोग जब देगा केमिकल रिएक्शन क्या है केमिकल इक्वेशन क्या है तब हम आप लोग को जो है बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। तो आपको क्या करना है कि नीचे जो भी सिचुएशन दिए गए हैं जो कि आपके डेली लाइफ में होते रहते हैं, इनको जो है आपको सोचना है। और सोचने के बाद से आपको ये सोचना है, इमेजिन करने के बाद से जो है आपको ये सोचना है कि क्या होता है ऐसी घटनाओं के दौरान। जैसे पहला दिया है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो जो रूम का टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पे अगर गर्मी के दिनों में अगर मिल्क को छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है। ठीक है, ये पहला आपको जो है सोचना है। दूसरा है कि एन आयरन तावा पैन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फियर। तो यहाँ पे सेकंड आपको जो है जो डेली लाइफ में सिचुएशन को सोचने के लिए बोल रहा है, इमेजिन करने के लिए बोल रहा है, वो ये है कि एक ह्यूमिड टेम्परेचर में एक्सपोज्ड नेल पैन या तावा मतलब जो कि आयरन का बना हो उसको जो छोड़ना है। ठीक है ना, मतलब कि आपको बोल रहा है कि एक कांटी हो आयरन का बना हुआ, चाहे एक तावा हो, चाहे आपका जो पैन होता है ना कढ़ाई जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसको जो है आपको क्या करना है कि एक नम वातावरण में छोड़ देना है और तब आप देखेंगे कि वहां पर क्या होता है। एंड थर्ड है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। तो यहाँ पे ग्रेप्स को जो है आपको फर्मेंट करवाना है, फर्मेंटेशन उसका करवाना है और फिर देखना है कि क्या होता है ग्रेप्स के अंदर। ठीक है। एंड नेक्स्ट है फूड इज कुक्ड। जब खाना बन जाता है तो क्या होता है, वहां पे क्या हमें जो है न्यू चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जब हमारे भोजन में पाचन होता है मतलब भोजन पच जाता है तो ऐसे कंडीशन में जो है क्या होता है ये आपको जो है थिंक करना है। एंड नेक्स्ट है वी रेस्पायर। जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो आपने बहुत सारी ये सिचुएशन में जो है आपने उम्मीद है कुछ ना कुछ सोचा होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है इन ऑल द एबव सिचुएशंस द नेचर and the identity of the initial substance have somewhat changed। तो यहाँ पे देखो ऊपर के जितने भी आप लोगों को सिचुएशन दिए गए होंगे आपने इमेजिन किया होगा और उसमें जो है विचार किया होगा, थिंक किया होगा, तो आपने देखा होगा कि हर एक सिचुएशन में जो भी वस्तु है उसका जो इनिशियल फॉर्म है, ठीक है, वो आइडेंटिटी जो है उसका चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। ठीक है, मतलब इनिशियल सब्सटेंस का नेचर और आइडेंटिटी ये दोनों के दोनों जो है कुछ बदले हुए आपको नजर जरूर आए होंगे। एंड नेक्स्ट बोल रहा है वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। और पहले क्लासेस में जो हमने पढ़ लिया हुआ है कि मैटर का जो है फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction has taken place। तो यहाँ पे ये बातें बोला हुआ है जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन सॉरी केमिकल चेंज होता है हम कह सकते हैं कि वैसे कंडीशन में जो है उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस वस्तु के अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है।
नेक्स्ट बोला जा रहा है कि यू में परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। शायद आप लोग जो है आप लोगों के अंदर में जो है कई बार ये जिज्ञासा जगा होगा कि एक्चुअली में जो है आपका केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ये समझने के लिए बार बार आपके अंदर से जो क्वेश्चन आया होगा, हाउ डू वी कम टू नो व्हाट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, और कैसे हम लोग ये जान पाते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन जो है हुआ है। लेट अस परफॉर्म some activity to find the answer to these questions। तो ये जो क्वेश्चन है कि भाई एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन होता क्या है और केमिकल रिएक्शन घटित हुआ है मतलब हुआ है, इसको हम कैसे जानेंगे, तो इसको समझने के लिए इन दोनों क्वेश्चनों को समझने के लिए चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं जो कि है आपका एक्टिविटी नंबर 1.1। उसमें कुछ आपको जो है सावधानियां बरतनी है और वो सावधानी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट आपको जो कॉशन जो आपको जो है प्रिकॉशन के रूप में लेना है और वो ये है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ये जो आप एक्टिविटी करने जा रहे हो 1.1, इसमें जो है आपको टीचर की मदद की जरूरत है। बहुत ही अच्छा होगा अगर जो भी स्टूडेंट इस एक्टिविटी को करते हैं वो अपने आंखों पर जो है किसी प्रकार कोई एक प्रोटेक्शन का यूज करें। अब चलिए बात करते हैं कैसे क्या करना है। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 2 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है और लेने के बाद से उसको क्या करना है कि सैंड पेपर से आपको जो है रब करना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो इस एक्टिविटी में यहाँ पर जो आपका क्या है, ये है आपका वो रिबन जिसको कि हमने क्या किया है, जो आपका सैंड पेपर आता है मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, उसी के सहायता से हम उसको रब करेंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या बोल रहा है, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स। इसके पहले आपको मैं बता दूं कि आखिर रब क्यों करते हैं। तो रब इसलिए करते हैं ताकि उसके ऊपर जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है वो आपका हट जाए ताकि ये इजीली जलेगा। ठीक है ना। इसके बाद बोला गया कि होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स। तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि एक चिमटा जो है उसकी सहायता से हमको इसको पकड़ना है। एंड नेक्स्ट बोल रहा है और बर्नर and collect as so so formed in a watch glass as shown in figure 1.1, burn the magnesium ribbon keeping it as far as possible from your eyes। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इसके बाद से आपको क्या करना है कि इसको जो चिमटा से पकड़ना है, पकड़ने के बाद से इसको जो आपका स्पिरिट लिम का सहायता से जो इसको जलाना है और फिर उसका जो राख है उसको किसी एक वॉच ग्लास में, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो वॉच ग्लास में इसको क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। तो आपको कलेक्ट करना है बट एक कॉशन आपको जो है देना है और वो ये कि अपनी आंखों को जितना दूर हो सके इस रिबन से जो है दूर रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो, ये आपके ऊपर मैं क्वेश्चन को छोड़ता हूं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बोला जा रहा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air। तो यहाँ पे जो है आपको ये बोला था कि आपने यही देखा होगा ना कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो वो जो है एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ में जलता है। मतलब ये हुआ कि एक बहुत ही चमकीला उजले कलर के फ्लेम के साथ में जलता है और फिर जो है वो एक पाउडर उजले कलर के पाउडर में चेंज जाता है और वो पाउडर क्या है, वो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो ये जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, तो ये आपका मैग्नीशियम जो फीता था वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया और इस तरीके से जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। चलिए बात करते हैं हम लोग एक्टिविटी नंबर 1.2 एंड 1.3। तो एक्टिविटी नंबर 1.2 में बोला गया है कि टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे बोला है ना कि आपको क्या करना है कि एक सोडियम नाइट्रेट जो है आपका किसी टेस्ट ट्यूब में लेना है और लेने के बाद से क्या करना है कि उसमें हम लोग को पोटेशियम आयोडाइड का जो सोल्यूशन मिक्स करना है और फिर देखना है कि आखिरकार होता क्या है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग थर्ड एक्टिविटी का भी। ठीक है। तो थर्ड एक्टिविटी में बोला हुआ है कि टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस
as shown in figure 1.2. Caution: handle the acid with care. Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube. इज देयर एनी चेंज इन द इट्स टेम्परेचर? तो यहाँ पे से थर्ड जो आपका एक्टिविटी है उसमें बोला गया है कि आपको क्या करना है कि जिंक के जो है कुछ दानेदार टुकड़े लेने हैं और उसको जो है किस में लेना है, तो कोनिकल फ्लास्क में लेना है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, या फिर एक किसी टेस्ट ट्यूब में लेना है जो कि आप लोग जानते हो कैसा होता है, पतला एक सिलिंड्रिकल नली होता है। और उसमें क्या करना है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। अब देखना है कि उसमें होता क्या है। बट एक चीज ध्यान रखना, चूंकि आप एसिड के साथ में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जो कि काफी ज्यादा जो है आपका कह सकते हैं कि एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं, वो डेंजरस चीज है, ठीक है ना, वो आपका जो है खेलने वाला सामान नहीं है, ठीक है, इससे सावधानी की जरूरत होती है। तो इस वजह से आपको जो है बहुत ही सावधानी के साथ में इस एक्सपेरिमेंट को करना है। वैसे तो केमिस्ट्री के मैक्सिमम जो आपके मिलेंगे ना एक्सपेरिमेंट, तो सारे सारे जो आपको बहुत ही सावधानी की जरूरत होती है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि जब हम लोग जो है इस फ्लास्क के अंदर में जिंक के अंदर जब एसिड डालते हैं तो क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलता है उन जिंक के ग्रेन्यूल्स के चारों तरफ में, या एक और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम इस कोनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो क्या हमें टेम्परेचर में भी किसी प्रकार का कोई बदलाव महसूस होता है पहले की तुलना में क्या? तो ये दो क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप जरूर देखोगे। यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे, कुछ बाहर में जो आपके गैस बनेंगे और यहाँ पर जो कुछ टेम्परेचर में चेंज होगा, ये आप जानो कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या क्या होगा। तो नेक्स्ट यहाँ बोला हुआ है कि फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज we can say that any of the following observations helps us to determine whether a chemical reaction has taken place: a change in state, change in color, evolution of a gas, change in temperature। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऊपर के 3 जो हमने एक्टिविटीज किए हुए हैं उनके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि नीचे 4 जो बातें दी गई है ना, इन सभी में से जो है कोई भी अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था कि हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है हो रहा है। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हम पता कर पा रहे हैं, चूंकि स्टेट में चेंज हो रहा है, जैसा कि मैग्नीशियम का फीता क्या था, सॉलिड था, बट क्या बन रहा है यहाँ पर जो आपका पाउडर बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो भी एक सॉलिड ही है, बट आपका जो एक तरह से कह सकते हैं कि एयर एंड सॉलिड का जो आपका मिक्सचर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा पहचान किसका, केमिकल रिएक्शन का। एंड सेकेंड है आपका चेंज इन कलर, जैसा कि वहां पे चेंज हुआ था कलर में भी। एंड नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इस रिएक्शन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। एंड नेक्स्ट है टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो इस वजह से याद रखना है कि ये 4 आपके जो है कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन के, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter। तो यहाँ पे बोला गया ना कि हम लोग अपने चारों तरफ में बहुत सारे प्रकार के चेंजेस देखते हैं, और हमारे चारों तरफ में अगर बात करें तो केमिकल रिएक्शन का एक बहुत ही बड़ा वैरायटी जो है अक्सर अक्सर जो आपका होते रहता है, हमेशा होते रहता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन के विभिन्न प्रकार के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ये जो केमिकल रिएक्शन है इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग लिखते हैं, क्या है वो, ये हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है ये तो आपका इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन से, केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो यहाँ बोला गया है कि एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड to magnesium oxide. This description of chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this to write it in the form of a word equation. The word equation for the above reaction would be magnesium plus oxygen equal to magnesium oxide. तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक्टिविटी 1.1 जो हमने किया था
उसमें उसको हमने इस तरीके से डिस्क्राइब किया था कि जब मैग्नीशियम का रिबन जो है ऑक्सीजन में जलता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक लंबा सा प्रोसेस हो गया इस प्रक्रिया को बताने के लिए। इस ये जो डिस्क्रिप्शन हमने बताया, इस डिस्क्रिप्शन को अगर हम चाहेंगे तो इस लंबे से इक्वेशन मतलब लंबे से जो है क्या बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन को हम लोग बहुत ही छोटे से फॉर्म में शो कर सकते हैं। और किसी भी रिएक्शन को सबसे सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है आपका इक्वेशन। अब ये दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है आपका वर्ड इक्वेशन और सेकंड हो सकता है आपका जो है सिंबॉलिक इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है? तो वर्ड इक्वेशन होता क्या है कि किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको जो है हम लोग उनके वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जब उनको जो है सिंबल्स और फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर वही हो जाता है आपका जो है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, या फिर सिंबॉलिक इक्वेशन। तो यहाँ पे जैसा कि जो इक्वेशन सॉरी जो रिएक्शन दिया था ना उसके लिए हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि रिएक्टेंट्स है मैग्नीशियम और ऑक्साइड दोनों। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स उनको बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो कि आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो प्रोड्यूस होते हैं फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आगे बताया गया है, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो chemical change in the reaction 1.1 magnesium and oxygen are called reactants. The new substance magnesium oxide formed during the reaction is the product. तो यहाँ पे वही बातें जो मैंने आपको समझाया था वही बात बताया गया है कि जो सब्सटेंस अपने अंदर में कुछ चेंजेस करके जो है केमिकल रिएक्शन को करता है या फिर करवाता है वो कहलाते हैं पदार्थ रिएक्टेंट्स। और जो नए सब्सटेंस उसमें फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि a word equation shows changes a word equation show change of reactants to product through an arrow placed between them। तो यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि ये जो वर्ड इक्वेशन होता है जिसमें कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के रूप में चेंज हो रहा है, इसको हम लोग दोनों के बीच में एक एरो मार्क प्लेस करके मतलब कि दे करके हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। तो यहाँ पे एक नियम ये भी बताया गया है कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं प्लस साइन के साथ में, अगर वो एक से अधिक रहते हैं उस केस में। तो ठीक है, एंड नेक्स्ट बोला जा रहा है कि सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। The arrowhead points towards the product and shows the direction of reaction। तो यहाँ पे बोला गया है ये है कि जिस प्रकार से हमने रिएक्टेंट्स को जो है लेफ्ट साइड में रखा था प्लस साइन के साथ में, उसी प्रकार से प्रोडक्ट को हम लोग जो है राइट हैंड साइड में प्लस के साथ में लिखते हैं, और एरो मार्क जो है वो आपका प्रोडक्ट के तरफ में हेड किए रहता है, अपना सर किए रहता है, ताकि वो रिएक्शन के डायरेक्शन को जो है इंडिकेट कर सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एनसीईआरटी में बताया जा रहा है, एक मिनट। चलिए, तो अब हम लोग को जो है पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक अपना 1.1.1 राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं ये हम लोग जानेंगे। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या केमिकल इक्वेशन को जो है रिप्रेजेंट करने का क्या इससे कोई छोटा, इससे कोई शॉर्ट वे हो सकता है क्या? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है chemical equations can be made more concise and useful if we यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि केमिकल इक्वेशन जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है वर्ड इक्वेशन, उसको जो है हम लोग उससे छोटा, उससे सरल और उससे जो है ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं अगर उनमें जो भी वर्ड थे उन सभी वर्ड के जगह पर हम लोग अगर केमिकल फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि हमने पहले भी बात किया था कि केमिकल इक्वेशन जो है वो आपका क्या करता है, वो आपका रिएक्शन को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। इफ यू recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as mg plus O2 equal to mgo। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम लोग मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है अगर उसको याद करें तो फिर ऊपर में जो हमने
वर्ड इक्वेशन लिखा था उसको हम लोग मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को Mg+O2 इक्वल टू MgO में लिख सकते हैं, MgO के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है count and compare of the number of atoms of each elements on the left hand side and right hand side of the arrow. Is the number of atoms of each element the same on both the sides? If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on the both side of the equation. Such a chemical equation is a Askelton chemical equation for a reaction. Equation is a Askelton chemical equation for the burning of magnesium इन एयर। तो देखो यहाँ पे आपको बातें बताई गई है कि आपको क्या करना है कि एरो मार के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ में प्रत्येक जो एलिमेंट है उसके एटम्स का नंबर आपको जो है काउंट करना है और कंपेयर करना है, और फिर हमको बताना है कि क्या दोनों तरफ में जो नंबर ऑफ ईच एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट है क्या सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे अनबैलेंस या फिर स्केलेटन इक्वेशन है जिसको बोलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ये जो आपका एरो मार्क है उस एरो मार्क के दोनों साइड में मासेस जो है आपके सेम नहीं है, जबकि हमने ये पढ़ रखा है कि एंटोनी लेवोजियर ने बताया था कि मास जो होता है ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। तो उसी कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है अप्लाई करने के लिए या फिर फॉलो करने के लिए हमें जरूरत होता है कि कोई भी आपका केमिकल रिएक्शन है तो उसका जो इक्वेशन है अगर वो बैलेंस नहीं हो तो उसको बैलेंस करें। तो अब चलिए हम बात करेंगे इसके बाद कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होते क्या हैं या फिर उनको बैलेंस करते कैसे हैं। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9th। मास can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। तो देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपको क्लास 9th में जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाया गया था उसको एक बार याद कीजिए। उसमें आपको यही कहा गया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। यही कारण है कि किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर में मौजूद एलिमेंट का जो मास है वो आपका रिएक्टेंट में मौजूद एलिमेंट के मास के जो इक्वल होने चाहिए। और यही कारण है कि हम लोग स्केलेटन इक्वेशन को या फिर कह सकते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं ताकि वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन सके। इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। वही बात यहाँ पे दूसरे तरीकों से बताया गया था कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के पहले और बाद में प्रत्येक एलिमेंट का जो एटम का नंबर है वो आपका अनचेंज रहता है यानी कि समान रहता है। इस प्रकार से यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि वी नीड टू बैलेंस स्केलेटन केमिकल इक्वेशन इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 balanced. Let us learn about balancing a chemical equation step by step. The word equation for activity 1.3 may be represented as zinc plus sulfuric acid equal to zinc sulfate plus हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि चूंकि हमने ये देखा कि जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन से पहले और बाद में प्रत्येक एलिमेंट का जो एटम का नंबर होता है वो सेम होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही कारण है कि हमको किसी एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत होती है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इक्वेशन नंबर जो 1.2 है क्या वो बैलेंस है। चलिए उसी को जो हम लोग अब बैलेंस करने को स्टेप बाय स्टेप क्या हम लोग को जो है स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, क्या प्रोसीजर होता है ये हम लोग जो है देखते हैं। तो यहाँ पर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन दे रखा है, और ये जो वर्ड इक्वेशन है इसको अगर हम चाहेंगे तो केमिकल इक्वेशन Zn प्लस H2SO4 प्लस इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2 में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके दोनों साइड में LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो देखिए पहला आपका एलिमेंट है जिंक। जिंक में जब लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो आपका एक एटम है जबकि राइट हैंड साइड में एक है।
हाइड्रोजन का जो है लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में 2, सल्फर का लेफ्ट हैंड साइड में 1 और राइट हैंड साइड में 1, ऑक्सीजन का जो है लेफ्ट हैंड साइड में 4 और यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड में भी 4। तो इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर जो है ये जो एक इक्वेशन है ये आपका क्या है, ये एक बैलेंस इक्वेशन है। As the number of atoms of each element is the same on the both sides of the arrow mark of equation 1.3 is that is why this is a balanced chemical equation। तो यहाँ बोला गया है कि चूंकि इस इक्वेशन 1.3 में एरो मार्क के दोनों तरफ में जो है प्रत्येक एलिमेंट के एटम का नंबर सेम है, यही कारण है कि ये एक बैलेंस इक्वेशन है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो एक इक्वेशन दिया गया, अब इसको हम लोग जो है बैलेंस करने को सीखेंगे कि कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है आपका बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे मैं बता देता हूँ स्टेप नंबर 1 टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको जब बैलेंस करना है किसी भी इक्वेशन को, सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रत्येक जो आपका फॉर्मूला है उसको जो है किसी बॉक्स में बंद कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका आयरन वाटर और आपका जो है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन था। तो इन सबके जो फॉर्मूला है या फिर जो है आपके सिंबल हैं उनको क्या करना है, आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स में उनको बंद कर देना है, इनक्लूज कर देना है। स्टेप नंबर 2 क्या है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। इसके बाद से आपको क्या करना है कि अनबैलेंस इक्वेशन में अलग अलग प्रकार के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर दोनों तरफ में आपको लिख लेना है। जैसा कि यहाँ पे हमने देख लिया कि फेरस का जो है आपका एलएचएस में 1 और आरएचएस में 3, हाइड्रोजन का जो है एलएचएस में 2, आरएचएस में 2, ऑक्सीजन का जो है आपका एलएचएस में 1 और आरएचएस में 4 है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब क्या है स्टेप नंबर 3, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द compound that contains the maximum number of atoms. It may be a reactant or a product. In that compound, select the element which has maximum number of atoms. Using these criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on right hand side, only one on the LHS means लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये बहुत ही सुविधाजनक होता है। स्टेप नंबर 3 में आपको समझाया जा रहा है कि बहुत ही सुविधा होगा अगर आप जब बैलेंस कर रहे हैं तो एक ऐसा कंपाउंड लें जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम हो। तो सबसे ज्यादा जो नंबर होता है एटम का जिस कंपाउंड में, उसी को जो हम लोग बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। आप अब देखो ये जो है आपका कंपाउंड जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम हो, ये एक रिएक्टेंट भी हो सकता है और ये एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उस कंपाउंड में भी आप देखिएगा कि नंबर ऑफ एटम्स जो है आपके किस एलिमेंट के ज्यादा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है Fe3O4, तो इस एलिमेंट में सॉरी इस कंपाउंड में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन है जिससे कि एटम का नंबर है आपका 4 और Fe मतलब कि आयरन का है 3। तो इन इसमें तो वैसे तो इस पूरे फॉर्मूला में 7 एटम है, बट यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के 4 मैक्सिमम हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग जो है पहले ऑक्सीजन को जो है दोनों तरफ में क्या करना स्टार्ट करेंगे, वहां पर जो है इसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स हम लोग क्या करेंगे, शुरू में क्या करेंगे, शुरू में तो आपका 1 और 4 था। ठीक, मतलब रिएक्टेंट में जो है 1 ऑक्सीजन जबकि प्रोडक्ट में 4 था। तो इसलिए जब प्रोडक्ट में 4 है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो कि रिएक्टेंट में 1 था उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ में इक्वल हो गया। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट we cannot alter the formula of the compounds or elements involved in the reactants। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है ना कि जब हम एटम के नंबर को बराबर करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी कंपाउंड या कंपाउंड के जो भी फॉर्मूला है उनमें जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है ना, उसमें आपको किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोएफिशिएंट 4 as 4H2O and not H2O4 और H2O का होल 4।
नाउ द पार्टली बैलेंस इक्वेशन बिकम्स, तो देखो यहाँ पे आपसे बोला गया था, यहाँ से बोला ये था कि कोई भी कंपाउंड रहता है तो उसमें जो भी एलिमेंट रहते हैं उनके नंबर में कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करना। जैसे कि H2O है तो आप ये नहीं लिख सकते हो कि H2O4, आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग जो है कोएफिशिएंट का उपयोग करोगे। जैसा कि आप मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हो, कोएफिशिएंट जो होता है आपका शुरू शुरू में लिखा जाता है, तो सेम उसी प्रकार से साइंस में भी आप क्या करोगे, केमिस्ट्री में भी क्या करोगे कि उसको पहले लिखोगे। यानी कि जो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना था तो आप नीचे ना लिख करके उसको जो है शुरू में लिखोगे, स्टार्टिंग में लिखोगे, और इस तरीके से आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा आपका Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अब स्टेप नंबर 4, Fe and H atoms means iron and hydrogen atoms are still not balanced. Pick any of these elements to proceed further. Let us balance hydrogen atoms in the partly balanced equation. To equalize the number of hydrogen atoms, make the number of molecules of hydrogen as 4 ऑन द राइट हैंड साइड। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि शुरू शुरू में आपने देखा होगा कि भाई रिएक्टेंट में जो है आपका हाइड्रोजन का अगर बात करते हो तो 8 है, जबकि प्रोडक्ट में ये कितना है, यहाँ पर जो है आपका ये 2 है। तो अब चूंकि 8 है इधर, तो इसलिए प्रोडक्ट में आप क्या करोगे, 4 से गुणा करोगे 2 में तो हो जाएगा आपका कितना 8, तो इस तरीके से दोनों में 8 हो जाएगा। तो अब इक्वेशन जो है आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2O, और ये आपका जो है एक पार्टली बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है एग्जामिन द बोथ इक्वेशन एंड पिक up the third element which is not balanced. You find that only one element is left to be balanced, that is iron। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है कि ऊपर जो इक्वेशन था उसको फिर से हमें एग्जामिन करना है, और फिर एक तीसरा जो है एलिमेंट हमें चुनना है जो कि बैलेंस नहीं है। तो जैसा कि हम इस इक्वेशन में देख पा रहे हैं कि आयरन अभी तक ऐसा एक एलिमेंट हो गया जिसको जो कि आपका जो है बैलेंस नहीं है। तो देखते हैं आयरन रिएक्टेंट के रूप में कितना है और प्रोडक्ट के रूप में कितना है। तो रिएक्टेंट के रूप में जो है आपका ये 1 है, और प्रोडक्ट के रूप में आपका ये जो है आपका 3 है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, रिएक्ट प्रोडक्ट में आपका 3 था तो रिएक्टेंट में क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आयरन भी आपका बैलेंस हो जाएगा। तो टू इक्वलाइज आयरन वी टेक 3 एटम्स ऑफ आयरन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम आयरन के पहले क्या लिख दिए, 3 लिख दिए। अब इस तरीके से देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका इक्वेशन लगभग लगभग आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका एक बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। बट इसमें एक काम हमें तो बच गया है करना, लास्ट है आपका। तो फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ में काउंट कर लेंगे। भाई इधर देखो आप लोग कितना है, आपका जो है आयरन 3 एटम है, इधर भी आयरन के 3 एटम है। ऑक्सीजन का बात करोगे तो ऑक्सीजन के 4 एटम है, इधर भी ऑक्सीजन के 4 एटम है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन के, इधर 8 एटम है और इधर भी आपके जो है 8 एटम्स हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये हो गया एक बैलेंस इक्वेशन। तो ये जो है आपका एक तरीका है इक्वेशन को जो है किसी भी एक स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस करने का। Next, the numbers of atoms of elements on the both sides of the equation 1.9 are equal. The equation is now balanced. So ये हमने पहले ही आपको बता रखा है। The method of balancing chemical equations is called heat and trial method, as we make trial to balance the equation by using the smallest whole number coefficient। तो देखो यहाँ पे ये जो हमने मेथड अप्लाई किया एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशन को जो है बैलेंस करने का, ये आपका कहलाता है क्या, ये आपका कहलाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। अब इसको हीट एंड ट्रायल मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हीट एंड ट्रायल मेथड इसलिए कहलाता है क्योंकि ये जो है आपका, इसमें हमने क्या किया था, बार बार हमने कुछ स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट का यूज किया, बार बार ट्राई किया, ताकि जो है इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो यही कारण है कि इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। बार बार जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट को आप लोग ट्राई करते रहो, दिमाग में हिट करते रहो, तो ये आपका कहलाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। नेक्स्ट है आपका स्टेप नंबर 7, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। केयरफुली एग्जामिन द above balance equation 1.9. Does the equation tell us anything about the physical state of each reactant or and product?
no information has been given in the equation about their physical states। तो देखो यहाँ बोला गया है ये है कि अब सेवेंथ स्टेप ये है कि आपको क्या करना है कि ये जो आपका बैलेंस इक्वेशन था इसको बहुत ही केयरफुली एग्जामिन करना है, आपको जो है जांच करना है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना कि क्या यहाँ पर प्रत्येक जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसके फिजिकल चेंजेस, उसके फिजिकल स्टेट में आपको किसी प्रकार का कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है क्या, या फिर उसके बारे में कोई आपको जो है जानकारी इंफॉर्मेशन पता लग रहा है क्या। तो आप देखोगे कि इस इक्वेशन से जो है हमें किसी प्रकार कोई इंफॉर्मेशन जो है पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पर जो Fe2O3 बना हुआ है, मतलब कि आपका आयरन ऑक्साइड बना हुआ है, ये आपका सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, हमको पता नहीं है। हाइड्रोजन जो बन रहा है वो आपका लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, हमको पता नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं आगे। टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, the physical states of the reactants and product are mentioned along with their chemical formula। तो ये यहाँ पे ये बताया गया है कि चूंकि अभी हमने देखा था कि जो भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स हैं उनका फिजिकल स्टेट के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है हमारा बैलेंस इक्वेशन, तो इस बात को जो है मेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनके जो भी केमिकल फॉर्मूला होते हैं उनके जस्ट बाद ये जो फिजिकल स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस सॉल्यूशन है, इन सबको हम लोग जो है इनके नोटेशन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में जी हो गया फॉर गैस, स्मॉल ब्रैकेट में एल हो गया फॉर लिक्विड, एंड फॉर एक्वस सॉल्यूशन ए क्यू इन स्मॉल ब्रैकेट, एंड फॉर सॉलिड स्टेट स्मॉल एस इन स्मॉल ब्रैकेट, ये हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट के या फिर रिएक्टेंट जो होते हैं उनके फॉर्मूला के जस्ट बाद जो है लिख करके। द वर्ड एक्वस इज रिटन इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज सॉल्यूशन इन वाटर। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता रखा है आप लोगों को, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है आपका वाटर में कोई सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो द बैलेंस इक्वेशन 1.9 बिकम्स एफ ई 3Fe S in bracket and 4H2O G in small bracket equal to Fe3O4 S in small bracket plus 4H2 G in small bracket। तो ये हो गया आपका मोर इन्फॉर्मेटिव। नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विद वाटर टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम। तो ये भी आपको याद रखना है कि वाटर के बाद हम लोग G लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं ये आपका स्टीम के फॉर्म में, मतलब कि वाष्प के रूप में जो है यूज कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं यूज कर रहे हैं। यूजुअली physical states are not included in a physical equation unless it is necessary to specify them। तो एक बात और आपको बताया जा रहा है और वो बात ये है कि नॉर्मली हम लोग जो है केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट को जो है इंक्लूड नहीं करते हैं, शामिल नहीं करते हैं जब तक कि स्पेसिफाई करते हुए उसको जो है जरूरत ना इंडिकेट किया जाए। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure and catalyst etc for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation। For example, तो यहाँ पे बता रखा है कभी कभी क्या होता है ना कि जो भी रिएक्शन घटित होता है, एक ऑकर होता है, तो उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया एक्सेट्रा। तो उन सभी को हम क्या करते हैं कि जो उस इक्वेशन में एरो मार्क होता है उसके ऊपर या नीचे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू आपका बना हुआ है CH3OH, मतलब ये हो गया आपका जो है मेथिल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपका कब हो रहा है, ये आपका जो है 340 ATM पर हो रहा है। तो ये आपका एक एग्जैक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया जिस पर कि आपका रिएक्शन जो है ऑकर करता है। एंड नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, क्या है, एक है सनलाइट और एक क्या है, क्लोरोफिल है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर जो है आपको ऊपर में सनलाइट और नीचे में जो है आपका क्लोरोफिल लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको जो समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो भी स्टेप है उन सभी का उपयोग करके क्या आगे 1.2 में जो दिए, मतलब कि दिए गए इक्वेशन थे, क्या उसको आप लोग बैलेंस कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये बैलेंस आप लोग जरूर ही कर लोगे।
ठीक है, जो कि अच्छे से समझाया गया है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन सॉरी केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, और केमिकल इक्वेशन जो है इसको हमें जाना था कि कैसे लिखेंगे, साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कितने टाइप का होता है और स्केलेटन को बैलेंस करने का तरीका क्या होता है। इतने सारे टॉपिक हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है, वी हैव लर्नड इन class 9 that during a chemical reaction atoms of one element do not change its change into those of another element। तो यहाँ पे हमने बताया हुआ है, यहाँ पे जो है एनसीईआरटी में ये बताया जा रहा है कि भाई क्लास 9th में आपने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जो होता है उसके दरमियान जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में जो है चेंज नहीं होते हैं। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। और ना ही एटम जो है आपके किसी मिक्सचर से डिसअपियर हो सकते हैं और ना ही जो है नए अपीयर हो सकते हैं, मतलब ना तो गायब हो सकते हैं ना ही जो उत्पन्न हो सकते हैं। एक्चुअली chemical reaction involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. You will study about types of bonds formed between atoms in chapter 3 and 4। तो देखो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि एक्चुअली होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है इसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और फिर से एटम्स के बीच में जो है नए बॉन्ड बनते हैं ताकि नए सबस्टांसेस को बनाया जा सके। और इन सभी बॉन्ड के टाइप्स के बारे में हम लोग जो है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में जो है काफी डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सीधे। आपने तो ये जान लिया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, सिंपल मैं आपको बताऊं तो मैंने बताया ये है कि सबसे पहले क्या होता है कि एलिमेंट्स के बीच में जो आपके बॉन्ड होते हैं एटम एटम के बीच में, तो एटम के बीच का जो बॉन्ड होता है वो आपका टूटता है, टूटने के बाद से नया जुड़ता है जिससे कि आपका प्रोडक्ट के एलिमेंट या फिर कह सकते हैं कि कंपाउंड या सबस्टांसेस बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला आपका टाइप है 1.2.1 टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो है आपका उसको पढ़ाने से पहले आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है, तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्टिविटी जो दिया हुआ है उसके बारे में। तो यहाँ बताया जा रहा है कि टेक अ some amount of calcium oxide or quicklime in a beaker. Slowly add water to this. Touch the beaker as shown in figure 1.3. Do you feel any change in temperature? तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला हुआ है कि आपको क्या करना है कि किसी एक बीकर के अंदर क्विक लाइम, जिसको कि हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जो है कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, उसका एक छोटा सा जो है हिस्सा लेना है। और लेने के बाद से क्या करना है कि थोड़ा सा जो है उसमें पानी ऐड कर देना है, मतलब बहुत ही धीमे से उसमें जो है आपका पानी ऐड कर देना है। और उसके बाद से क्या करना है कि कुछ समय के बाद ये जो बीकर है जिस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ है उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि टच करना है और फिर आपको बताने हैं कि क्या आपको टेम्परेचर में किसी प्रकार का चेंज बदलाव महसूस होता है क्या। नेक्स्ट यहाँ बोला जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट vigorously with water to produce slaked lime, means calcium hydroxide, releasing a large amount of heat। तो यहाँ पर जो है आपका यही बताया हुआ है कि आप जब इस रिएक्शन को किए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि भाई ये जो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि जो क्विक लाइम होता है ये आपका स्लेक्ट लाइम यानी कि जो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए बहुत ही विगरसली यानी कि जो बहुत ही तेजी के साथ में वाटर के साथ में जो आपका रिएक्ट करता है, ठीक है। और फिर क्या करता है कि ये जो है आपका कुछ मात्रा में हीट को भी जो है आपका प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्विक लाइम मींस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए एक पदार्थ जो है दूसरे के साथ में मिल करके एक तीसरा पदार्थ बना रहा है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as a chemical reaction। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गया है। क्या समझ में आया है कि अगर दो, ठीक है ना, या दो से अधिक केमिकल
पदार्थ मतलब कि केमिकल सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं ताकि एक नया सिंगल प्रोडक्ट आपका बनाए, तो फिर इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, और उससे पहले जो है हम लोग बात करेंगे डू यू नो में कुछ चीजें दी हुई है उसके बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है कि अ सॉल्यूशन of slaked lime produced by the reaction 1.13 is used for whitewashing walls. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on walls. Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to walls. It is interesting to note that chemical formula for marble is also calcium carbonate means CaCO3। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि स्लेक्ट जो लाइम होता है उसका एक सॉल्यूशन का जो हम लोग यूज करते हैं अपने जो दीवार होते हैं ना उन सभी को कलर करने में, मतलब व्हाइट वॉशिंग करने में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बहुत ही धीरे धीरे क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है, हवा का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ में, और फिर क्या करता है कि एक बहुत ही पतला कैल्शियम कार्बोनेट का जो है लेयर बना लेता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये 2 से 3 दिनों के जो है अंदर में बन जाता है जब हम लोग अपनी दीवारों के ऊपर जो है ये व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो, और फिर एक बहुत ही शाइनी जो है आपका दीवार दिखने लगता है। एक और रोचक जानकारी यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्बल जो होता है उसका भी फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 ही होता है, और ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है इसका भी फॉर्मूला CaCO3 ही होता है। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रहा है जब हम लोग जो है कलर करते हैं अपनी दीवारों को, यहाँ पर रिएक्शन होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस सॉल्यूशन है उसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो कि हवा में होता है, और फिर बनता है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। नेक्स्ट है लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 1 बर्निंग ऑफ कोल C plus O2 equal to CO2 and सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाटर H2 plus O2 equal to H2O। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो और एग्जांपल चलिए लेके देखते हैं हम लोग। दो नहीं हाँ फिलहाल तो अभी दो हम लोग लेंगे। एक आपका हो जाएगा बर्निंग ऑफ कोल और दूसरा हो जाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो बर्निंग ऑफ कोल में अगर देखोगे तो कार्बन जो है आपका मतलब कार्बन का मतलब यहाँ पे कोयला, और कोयला में क्या होता है कार्बन होता है, तो ये कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ में जल रहा है और बनाता है क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर एक से अधिक सबस्टेंसेस आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कहलाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड सेकंड एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपका पानी के बनने का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो केमिकल सबस्टेंसेस आपस में कंबाइन कर रहे हैं ताकि वाटर एक सिंगल सबस्टेंस बन सके, तो ये कहलाता है आपका क्या, ये कहलाता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। In simple language we can say that when two or more substances elements or compounds combine to form a single product the reactions are called combination reaction। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि जब दो या अधिक सबस्टांसेस चाहे वो एलिमेंट्स हो चाहे वो कंपाउंड्स हो या दोनों हो, ये आपस में अगर कंबाइन करके और फिर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस प्रकार के रिएक्शन के टाइप को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट in activity 1.4 we also observed that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. Reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic reactions। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्टिविटी नंबर 1.4 में हमने देखा था कि उसमें जो है हीट का कुछ अमाउंट यानी कि हीट का जो है कुछ बड़ा अमाउंट जो है आपका इवॉल्व होता है, बनता है, उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन मिक्सचर है वो आपका गर्म हो जाता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी रिलीज होता हो उनको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो यहाँ पर दूसरे अगर एग्जांपल की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस।
इसमें क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे दिया जा रहा है ना कि मेथेन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आपका ये मेथेन जो है आपका ऑक्सीजन के साथ में जल रहा है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डू यू नो द दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? क्या आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो क्या, सॉरी, रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नहीं पता था तो आज से याद रखना। चलिए, we all know that we need energy to stay alive. We get this energy from food we eat. During digestion, food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes, bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. The glucose combined with oxygen in the cells of our body and provide energy. The special name of this reaction is respiration. The process of which you will study in chapter number 6। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि चूंकि देखो हम लोग सभी लोग ये जानते हैं कि हम लोग को जिंदा रहने के लिए जो है एनर्जी चाहिए, और हम लोग को जो है वो एनर्जी खाना से मिलता है जो हम लोग खाते हैं। और डाइजेशन के दौरान क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है वो सिंपलर सबस्टांसेस में से आपका ब्रोकन डाउन हो जाता है, टूट जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर हम बात करते हैं तो जो भी हम लोग ब्रेड, पोटैटो या राइस खाते हैं उन सभी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और वही कार्बोहाइड्रेट जो है आपका हमारे शरीर के अंदर में ग्लूकोज में टूट जाता है, और ये जो ग्लूकोज होता है ये हमारे शरीर के सेलों के अंदर में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और फिर हमको जो है एनर्जी देता है। तो ये एक स्पेशल प्रकार का जो रिएक्शन का टाइप है ना, इसको हमने एक स्पेशल नाम भी दे दिया है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 6 में काफी डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट यहाँ पे उसका जो है इक्वेशन है, क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब तो समझ में आ गया होगा ना बढ़िया से। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो कंपोस्ट, सॉरी, जो वेजिटेबल्स होते हैं वो आपके डिकम्पोज हो जाते हैं कंपोस्ट में। तो इस ये भी जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो है एग्जांपल है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। तो देखो ये जो आपका 1.1 एक्टिविटी हमने जो किया था, इसमें जो रिएक्शन हुआ था उसमें हम देखा था कि उसमें भी आपका क्या होता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन के साथ साथ आपका हीट भी रिलीज होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप लोग को स्पष्ट हो रहा होगा। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक्टिविटी का, और एनसीईआरटी जो होता है ना, ये आपका पहले एक्टिविटी कराता है और उसके बाद से उसी के बेसिस पर आपको जो समझाने का प्रयास करता है। ओके, तो देखो यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1.5 देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। Note the color of the ferrous sulfate crystals. Heat the boiling tube over the flame of a burner or a spirit lamp as shown in figure 1.4. Observe the color of crystals after heating. तो देखो यहाँ पे सिंपल आपको एक्टिविटी बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है कि आपको क्या करना है कि फेरस सल्फेट के जो है कुछ क्रिस्टल हमको लेना है, कुछ कितने, 2 ग्राम क्रिस्टल लेना है, और उसको किस में लेना है, किसी एक सूखे बॉइलिंग ट्यूब में। ओके, इसके बाद से क्या करना है कि उसका कलर देख लेना है कि भाई उसका कलर कैसा है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड है कि इसको एक बर्नर या फिर स्प्रिट लैंप की सहायता से जो है फ्लेम के ऊपर में इस आपके जो है टेस्ट ट्यूब को रखना है, जैसा कि इस फिगर में रखा हुआ है। और फिर जैसे जैसे वो गर्म होगा वैसे वैसे हमें देखना है कि क्या इसके कलर में जो है चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। ये आपके ऊपर हमने छोड़ दिया। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे। Have you noticed that the green color of ferrous sulfate crystals has changed? You can also smell the characteristic odor of burning sulfur. तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आपने ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल था उसके हरे कलर में जो है किसी प्रकार का कोई बदलाव, चेंज नोटिस किया? आप चाहोगे तो ये जो सल्फर जल रहा है उसके
कैरेक्टरिस्टिक ओडर यानी कि सुगंध को भी आप लोग चाहोगे तो सूंघ सकते हो। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है उसका इक्वेशन दे रखा है, H2SO4 ऑन हीटिंग makes H2O3 plus SO2 plus SO3. In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler product. This is a decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal means FeSO4 into 7H2O lose water when heated and color of the crystal changes. It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while sulfur dioxide and sulfur trioxide are gases. तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस रिएक्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग यही देखते हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट FeSO4 जो है आपका टूटता है सिंपलर प्रोडक्ट में। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है ये वाटर को जो है आपका लूज कर रहा है, और जब ये वाटर को लूज कर रहा है तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि ये आपका फेरिक ऑक्साइड जो कि एक आपका जो है फेरिक ऑक्साइड हो गया, इसके जो कि आपका एक सॉलिड है, ठीक है ना, और दो आपके गैस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो आपका बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries। देखो यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दिया है और वो एग्जांपल क्या है, वो है आपका ये कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, मतलब ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री में क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनाइट को जो है कार्बोनेट को जो है गर्म करके और फिर उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तहत कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में जो है ब्रेक किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जो है हम लोग क्विक लाइम या फिर जो है लाइम भी बोलते हैं सिंपल। इट हैज मैनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो आपका क्विक लाइम या फिर सिर्फ उसको लाइम भी बोलते हैं, ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है इसका यूज बहुत सारे जगहों पे होता है, जिसमें से कि एक मेजर आपका यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट के बनाने में इसका यूज किया जाता है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब एक बात आपको ये भी याद रखना है कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप लोग करते हो गर्म करके, किसी रिएक्शन में आप लोग क्या करते हो, रिएक्टेंट को गर्म करते हो ताकि वो जो आपका टूटे डिकम्पोज हो, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें समझ में आ गई। जैसे कि एग्जांपल तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइम स्टोन को हमने क्या किया, हीट किया, और जब हीट किया तो ये किया क्या चेंज, किसमें किसमें बदल गया, ये बदल गया आपका जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट, another example of a thermal decomposition reaction is given in activity 1.6। तो एक और 1.6 में जो है आपका एक्टिविटी दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे दिया हुआ है टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज shown in figure 1.5। what do you observe? नोट डाउन द चेंज इन इफ एनी। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस एक्टिविटी में यही बोला है ना कि आपको क्या करना है कि किसी एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है, और लेने के बाद से क्या करना है कि इसको चिमटा, जिसको टोंग बोलते हैं, तो उससे जो है पकड़ करके और फिर इसको क्या करना है कि जिस प्रकार से इस चित्र में दिखाया गया है उसी प्रकार से जो है किसी फ्लेम के ऊपर तो इसको गर्म करना है, और फिर देखना है कि क्या उसमें जो है चेंजेस होते हैं। अगर कुछ चेंजेस होता है तो उसको आपको जो है नोट डाउन कर लेना है। चलिए अब हम आगे क्या दिया हुआ है वो आगे पढ़ते हैं। यू विल ऑब्जर्व द emission of brown fume। These fumes are nitrogen dioxide means NO2। the reaction that takes place is lead nitrate equal to lead oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen। तो देखो यहाँ पे क्या कहा था, यहाँ पे ये बोला था कि आप लोग यही देखोगे कि ये जो आपका रिएक्शन है इसमें एक ब्राउन कलर का जो है फ्यूम निकलेगा बाहर,
ठीक है। और ये जो आपका फ्यूम है, धुआं है, ये जो मतलब गैस है, ये जो है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। और रिएक्शन किस प्रकार से होगा? रिएक्शन आपका जो है कुछ इस प्रकार से होगा, लेड नाइट्रेट ब्रेक्स एंड मेक्स lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. Let us perform some more decomposition reaction as shown in activity 1.7 and 1.8। तो अब हम लोग इसके बाद दो और एक्टिविटी करेंगे, वो एक्टिविटी नंबर 1.7 एंड एक्टिविटी नंबर 1.8। देखते हैं हम लोग एक्टिविटी नंबर 1.7। टेक अ प्लास्टिक मग, drill two holes at its base and fit rubber stoppers in these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in figure 1.6. Connect these electrodes to a 6-volt battery. Fill the mug with water such that the electrodes are immersed. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the water. Take two test tubes filled with water and invert them over the two carbon electrodes. Switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time. You will observe the formation of bubbles at both the electrodes. The bubbles displace water in the test tube. Is the volume of gas collected the same in both the test tube? Once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully. Test these gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube. Caution: this step must be performed carefully by the teacher. What happens in each case? Which gas is present in each test? तो देखो यहाँ पर जो आपका एक्टिविटी नंबर 1.7 में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको एक प्लास्टिक का मग लेना है, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है कि इसका भाई जो पेंदी होता है, मतलब जिसका जो आपका बेस होता है, उसमें क्या करना है कि आपको 2 होल कर लेने हैं। और उसके बाद से क्या करना है कि उसमें जो है आपका 2 रबड़ स्टॉपर ही उसमें जो है आपका लगा देना है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये आपका 2 क्या है, रबड़ का बना हुआ 2 स्टॉपर है, ठीक है ना। ये हमको लगा देना है। अब लगाने के बाद से क्या करना है कि इसमें जो है आपके 2 इलेक्ट्रोड इसमें लगाने हैं, ठीक है ना। जो अपने कार्बन के वो होते हैं, जो पेंसिल बैटरी से आपको इजीली मिल जाएगा, तो कार्बन के जो है, जो ग्रेफाइट रॉड होते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड। तो इसको लगा देना है और इसको जो स्टॉप करने के लिए वहां पे लगाना है, क्या वहां पे लगाना है आपको जो है रबड़ स्टॉपर। ओके, अब इतना काम हो गया। इसके बाद से आपको क्या करना है कि ये जो आपने कार्बन के 2 छड़ लगाए हुए हैं, अब इन दोनों ही कार्बन के छड़ों में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको जो है किसी 6 वोल्ट के बैटरी को जो है जोड़ देना है। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। अब इसके बाद से आपको करना क्या है, तो यहाँ पे जो इसमें पानी भर देना है, ठीक है। अब पानी इस तरीके से भरना है कि ये जो आपके दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं वो पूरी तरह से आपके जो है इमर्स्ड हो जाएं। और उसके बाद से क्या करना है कि कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है उस पानी में डाल देना है। तो ये आपको जो है काम करना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जब एसिड का बात आ रहा है तो याद रखना है कि हमेशा जो है आपका पानी के अंदर में एसिड डाला जाता है। कभी भी भूल कर जो है पानी के अंदर में एसिड, सॉरी, कभी भी जो है भूल करके एसिड में आप पानी मत डालिएगा, नहीं तो आपका चेहरा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरीके से आप क्या बोल सकते हैं, तेल जो गर्म होता है उसमें अगर पानी नहीं डाला जाता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से ये भी बातें हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है, आपको जो एसिड की कुछ ड्रॉप उसमें डालना है। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि 2 आपको जो है टेस्ट ट्यूब लेने थे और दोनों में आपको क्या करना था कि पानी भर देना था। और पानी भरने के बाद से इसको जो उल्टा करके, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, उल्टा करके और क्या करना है आपको जो है दोनों जो इलेक्ट्रोड थे उनको ढक देना है। ओके, यहां तक हो जाएगा। इसके बाद से आपको क्या कहा जा रहा है कि ये जो आपका बैटरी था,
उसको जो है चालू कर देना है, जोड़ देना है, स्विच ऑन कर देना है और स्विच ऑन करने के बाद से इसको कुछ समय के लिए आप लोग छोड़ दीजिए और फिर ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है क्या हो रहा है। क्या उस दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर में आपको बबल नजर आता है? अगर बबल नजर आता है, ठीक है ना, तो फिर आपका जो है एक्सपेरिमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी देखना है कि क्या दोनों में जो बबल नजर आ रहे हैं उसकी वजह से टेस्ट ट्यूब के अंदर में जो गैस का वॉल्यूम है क्या वो दोनों सेम है। और एक बार आपको क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर में जो है आपका दोनों को सही से जांच कर लेने के बाद कि भाई कितने आपके जो है गैसेस भरे हुए हैं, मतलब कि वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैसेस, मतलब एक बार जब उसमें भर जाते हैं ये आप तय कर लेते हो तो इसको बाद इसका क्या करना है कि इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब को जो बहुत ही केयरफुली बाहर निकाल देना है। ओके, और निकालने के बाद से आपको क्या करना है कि कोई एक जलता हुआ कैंडल वन बाई वन करके दोनों ही आपके जो टेस्ट ट्यूब हैं उनके माउथ पर रखना है और देखना है किसी प्रकार कोई चेंजेस आता है क्या, कोई आवाज वगैरह आता है क्या। ठीक है ना। बट ये जो आपका स्टेप है इसको टीचर के मौजूदगी में ही आपको करना है या फिर टीचर से ही करके और करवा करके और फिर आपको देखना है। ठीक है ना, ताकि आपको किसी प्रकार कोई हार्म नहीं हो। बात उसमें आ गया है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को आपने समझ लिया है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बात करते हैं जो कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर? Place this china dish in sunlight for some time as shown in figure 1.7. Observe the color of the silver chloride after some time. तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है कि एक चाइना डिस्क के अंदर में सिल्वर क्लोराइड का जो है 2 ग्राम क्रिस्टल लेना है और लेने के बाद से देखना है कि भाई इसका कलर क्या है और उसके बाद से उसको सनलाइट में कुछ समय के लिए छोड़ देना है और फिर देखना है कि क्या उसके कलर में जो है किसी प्रकार का कोई चेंज आता है क्या। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाई लाइट। तो देखो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक, चलो आगे बताएंगे, अभी छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि सिल्वर क्लोराइड जो है आपका AgCl जो है ये सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर यानी कि Ag और क्लोराइड यानी कि सॉरी क्लोरीन में जो आपका कन्वर्ट हो गया है। तो सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। इस तरीके से सिल्वर क्लोराइड की जगह पर अगर हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं तो सेम रिएक्शन आपका यहाँ पर भी होगा, मतलब ये भी आपका टूटेगा किसमें, सिल्वर और ब्रोमाइड में। द एबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। और ये जो आपका ऊपर का रिएक्शन था ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड वाला, क्लोराइड वाला नहीं, ब्रोमाइड वाला, इसका यूज हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी पहले जो है आपका तो बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही रेयर केस में जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट लोग फोटो खिंचवाते हैं। तो पहले आपका जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचा जाता था उसमें इसी रिएक्शन का यूज किया जाता था। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है एनर्जी का रूप यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जो है करवा रहा है। We have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. Reactants in which energy is absorbed are called endothermic reaction. तो देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि किसी रिएक्शन मतलब किसी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जो है एनर्जी का अलग अलग रूप जो है आपका यूज करना पड़ता है, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको अपने रिएक्टेंट्स उस रिएक्टेंट्स को जो है अपने कंपोनेंट्स में टूटने के लिए, ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट या हीट के रूप में एनर्जी की जरूरत होती है। तो याद रखिएगा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है आपका एब्जॉर्ब किया जाता है और तब वो रिएक्शन हो पाता है तो इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक और एक्टिविटी यहाँ पे बोला जा रहा है, टेक अबाउट 2 ग्राम बैरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम chloride and mix with the help of a glass rod, touch the bottom of the test tube,
with your palm, what do you feel? Is this an exothermic और एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें जब का 2 ग्राम बैरियम हाइड्रोक्साइड लेना है और उसमें क्या करना है कि अमोनियम क्लोराइड का 1 ग्राम जो है मिक्स करना है किसी एक ग्लास रड की सहायता से, उसको जो स्टीयर करना है मतलब घुमाना है, ठीक है। और उसके बाद से क्या कहा जा रहा है कि उसका जो बॉटम है उसको अपने हथेली से टच करना है और फिर वहां पर आपको फील करना है और बताना है कि क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो आप लोग ये खुद से देखोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करना। नेक्स्ट टाइम हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन का सिर्फ, ठीक है ना, इसमें सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन सेशन चलेगा। तो 1.2.3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया है एनसीईआरटी पहले एक्टिविटी कराता है और तब समझाता है कॉन्सेप्ट। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। तो आपको सैंड पेपर की सहायता से 3 ठो आयरन रड लेकर के उसको जो है साफ कर लेना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml copper sulfate solution. Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B. For about 20 minutes, keep one iron nail aside from for comparison. About 20 minutes, take out the iron nails from the copper sulfate solution. Compare the intensity of the blue color of copper sulfate solution in test tube A and B. Figure 1.B. Also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution with the one kept aside. तो ये देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे आपसे यही कहा गया है कि आपको क्या करना है कि 3 तो आयरन के नेल्स लेना है, कांटे लेना है और लेने के बाद से क्या करना है कि उनको जो है सैंड पेपर की सहायता से उनको क्या करना है कि रगड़ रगड़ करके साफ कर लेना है। और साफ करने के बाद से क्या करना है कि 2 आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, एक पर लिख लेना है ए और दूसरे पर लिख लेना है बी, ठीक है। इसके बाद से क्या करना है कि दोनों में जो है 10-10 ml कॉपर सल्फेट हम लोग को डाल देना है। नेक्स्ट ये है कि अब हम क्या करते हैं कि 2 आयरन नेल्स को जो है एक धागा से जो है हम लोग बांध देते हैं और बांधने के बाद से क्या करते हैं कि उन दोनों को जब लोग डुबा देते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर में, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर में, ठीक है। किसमें? टेस्ट ट्यूब बी में, ठीक है ना। कितना समय के लिए? 20 मिनट के लिए। इसके बाद से क्या करते हैं कि एक आयरन नेल को जो हम लोग बाहर में रखते हैं ताकि उसको बाद में कंपेयर कर सकेंगे। तो 20 मिनट के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो है आपका जो आयरन नेल्स थे अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, उनको बाहर निकालते हैं और फिर उनको जो हम लोग कंपेयर करते हैं। तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो यही देखेंगे कि जो है आपका टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में जो आपके सॉल्यूशन थे, सॉरी यहाँ पर कंपेयर करना है आपको। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। अच्छा यहाँ पे क्या बोला है कि 2 तो अपना टेस्ट ट्यूब है ना, यहाँ पे एक और टेस्ट ट्यूब है, ओके। तो यहाँ पे अब ये कह रहा है, ध्यान से समझिए, इसमें भी आपका क्या है, एक आपका जो है कील है, मतलब कि नेल है, ठीक है। अब इस नेल को भी बाहर निकालिए, ये हो गया आपका ए वाला और ये हो गया आपका जो है बी वाला, ठीक है। तो इसको भी निकालिए और इसको भी निकालिए और दोनों को देखिए कि 2 जो नेल थे ये और ये एक लौता नेल था ये, इन दोनों का जो कलर का जो इंटेंसिटी है क्या वो सेम है। Also compare the color of iron nails dipped in the copper sulfate solution with the one kept aside. तो इसमें जो है आपका एक जो बगल में आपने रखा था और जो आपने अंदर में रखा था, इसको अभी जो है आप लोग कंपैरिजन करिए। तो यहाँ पे ये एक एक्सपेरिमेंट था, तो यहाँ पर देखो उसी का जो है फिगर से यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why does the iron nail become brownish in color and blue color of copper sulfate solution fade? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि क्यों जो है आपका आयरन नेल जो है
ये ब्राउन कलर का हो गया, भूरे कलर का हो गया, और जो कलर था ना उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, ब्लू कलर, ये आपका क्यों धीरे धीरे से आपका फेड मतलब कि गायब होने लगा। तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट copper. The copper sulfate solution from the copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. Other examples of displacement reaction are Zn plus CuSO4 equal to ZnSO4 plus 3. Pb plus CuCl2 equal to PbCl2 plus Cu. तो देखो यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि जो है यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये जो आपका आयरन नेल है वो आपका ब्राउन कलर का हो गया, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर था ब्लू, ये आपका गायब हो गया। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हुआ है, मतलब कि आयरन जो है ये CuSO4 में से Cu को जो है गायब कर दिया गया है, कर दिया है, और FeSO4 बना लिया है, ठीक है, और Cu बाहर निकल गया। तो इसी प्रकार से जो इस प्रकार का जो रिएक्शन है जिसमें कि आपका एक आपका जैसे कि आयरन हो गया, आयरन ने क्या कर दिया, ये जो है आपका दूसरे एलिमेंट कॉपर को कॉपर सल्फेट में से बाहर निकाल दिया, तो इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जिंक जो है आपका CuSO4 में से क्या कर दिया, Cu को बाहर निकाल दिया और खुद क्या बना लिया, जिंक सल्फेट, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेड जो है ये CuSO4 में से क्या कर दिया कि Cu को बाहर निकाल दिया और इस तरीके से क्या बन लिया, PbCl2 मतलब लेड क्लोराइड, तो ये भी आपका कहलाएगा आपका जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम इसके बाद बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो एक्टिविटी नंबर 1.10 करते हैं। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। इन another test tube take about 3 ml of barium chloride solution, mix the two solution, what do you observe। तो देखो ये आपको सिंपल क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में आपको सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है 3 ml, और फिर एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लेना है और उसके अंदर में आपको बैरियम क्लोराइड का 3 ml सॉल्यूशन लेना है, और फिर क्या कर देना है कि दोनों को जो है एक ही में मिला लेना है। आप क्या देखोगे, you will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as precipitate. Any reaction that produce a precipitate can be called प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप यही देखोगे कि यहाँ पर जो है एक उजले कलर का जो कि पानी में नहीं घुल सकने वाला होगा पदार्थ बनेगा, और ये जो आपका इनसोल्यूबल सब्सटेंस है ये प्रेसिपिटेट कहलाता है। और ऐसा कोई भी रिएक्शन जो कि प्रेसिपिटेट बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसा कि ये जो रिएक्शन था आपका सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड, और बनाएगा आपका क्या, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे बैरियम सल्फेट क्या है, बैरियम सल्फेट जो आपका क्या है, एक प्रेसिपिटेट है व्हाइट कलर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट कॉज दिस। द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 is formed by the reaction of sulfate and barium. The other product formed is sodium chloride, which means in the solution which remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ion between the reactants are called double displacement reaction। तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ था आखिर वो हुआ क्यों, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है ना कि बैरियम सल्फेट जो है ये आपका जो है आपका बैरियम सल्फेट बना है, लेकिन कैसे बना है, तो ये आपका सल्फेट और बैरियम दोनों के बीच में रिएक्शन से बना हुआ है। यहाँ पर एक दूसरा भी प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड जो है आपका वो सॉल्यूशन में ही रहता है, लेकिन बैरियम सल्फेट जो बनता है ये आपका जो है बाहर सेपरेट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कि आयनों का जो है अदला बदली होता है, मतलब कि विनिमय होता है, रिएक्टेंट के जो है आयन होते हैं उनके बीच में, तो इनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Recall activity 1.2 where you have mixed the solution of lead
नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्टिविटी 1.2 जो हमने किया था ना, उसको एक बार दोबारा से याद कीजिए, जहाँ पर कि हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया था। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म? कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट? तो यह प्रेसिपिटेटेड, तो यहाँ पे पूछा हुआ ना कि आपको बताना है कि वहां पर जो आपका प्रेसिपिटेट बना था उसका कलर क्या था, और साथ साथ ये भी आपको बताना है कि वहां पे प्रेसिपिटेट कंपाउंड कौन था। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, और उसका जो है एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है। एंड नेक्स्ट है, इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्या ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? ये आपको जो है देखना है और बताना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो पहले एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे एक्टिविटी में बताया जा रहा है, एक्टिविटी नंबर 1.11, heat a china dish containing about 1 gram copper powder as shown in figure 1.10. What do you observe? तो यहाँ पे कुछ सिंपल से क्या करना है कि एक चाइना डिश लेना है और उसमें जो है कॉपर पाउडर 1 ग्राम लेकर के, और फिर जो है उसको गर्म करना है, और फिर देख बताना है कि क्या हो रहा है। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। Why has this black substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या देखते हो, यहाँ पे आप यही देखोगे कि कॉपर पाउडर जो है उसके सरफेस पर एक काला कलर का जो है कॉपर ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉपर, ये जो आपका काला कलर का जो सब्सटेंस है ये बना कैसे? तो देखो होता क्या है कि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और फिर आपका कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यानी कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू आपका कॉपर ऑक्साइड। इफ ऑक्सीजन गैस इज प्लेस्ड, sorry, if oxygen gas is passed over this heated material copper oxide, the black coated on the surface turns brown as the reverse reaction take place and copper is obtained। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब हाइड्रोजन गैस को जो है इस गर्म मटेरियल से गुजारते हैं, पास करते हैं, तो क्या होता है कि एक काले कलर का जो है लेयर सरफेस, वो जो कि आपका ब्राउन है, वो आपका रिवर्स हो जाता है। ठीक है, मतलब कि कॉपर से जो आपका प्राप्त कॉपर और जो है आपका ये रिवर्स हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब हाइड्रोजन गैस को जो है आपका ये जो आपका गर्म सीयू वो है, मतलब कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे बना था ना, यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बना है। जब इस पे जो आपका हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है तो अब ये रिएक्शन जो आपका रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने का मतलब क्या होगा, कॉपर जो हमको फिर से प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आ गया है? तो ये आपको याद रखना है। इफ substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. तो आपको याद रखना है कि अगर जो है आपका किसी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन जो है आपका प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं भाई ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अगर कोई सबस्टांस जो है आपका ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो इसको बोलेंगे कि ये रिड्यूस्ड हो रहा है। ड्यूरिंग द रिएक्शन 1.29 द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका कॉपर ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन को खो रहा है, तभी तो कॉपर बन रहा है ना। कॉपर कब बनेगा, जब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन गायब होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका रिड्यूस्ड। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है आपका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो ये आपका कहलाएगा कि भाई हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। इन अदर वर्ड्स one reaction gets one reactant is gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reaction are called oxidation reduction reaction or redox reaction। तो याद रखना कि
किसी रिएक्शन में क्या होता है कि अगर एक कोई सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा आपका क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से आपका जो है ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो ये बन रहा है कॉपर, ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो ये रिड्यूस हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ऑक्सीजन है ये आपका हाइड्रोजन के साथ में जुड़ रहा है तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन सेम सेम समय में हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इक्वल टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अनदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस वाटर प्लस Cl2। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक। तो यहाँ पे क्या बोला जाए कि अगर इक्वेशन नंबर 1.31 में देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि जिंक ऑक्साइड जो है आपका वो रिड्यूस हो जा रहा है जिंक में। और दूसरा एग्जांपल जो 1.32 है इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnCl2। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दूसरा रिएक्शन जो आपका 1.32 में है उसमें क्या हो रहा है कि HCl जो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है और बन रहा है आपका Cl2, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपका ये रिड्यूस हो रहा है तो बन रहा है आपका MnCl2। फ्रॉम द एबव एग्जांपल्स we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized, if a substance loses oxygen or gain hydrogen during a reaction it is reduced। recall, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ऊपर के जो भी एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं उसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन के दौरान कोई पदार्थ ऑक्सीजन को प्राप्त करता है या फिर हाइड्रोजन को लूज करता है तो वो आपका कहलाएगा कि भाई वो रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी। और अगर कोई सबस्टांस जो आपका ऑक्सीजन को लूज कर रहा है या फिर हाइड्रोजन को प्राप्त कर रहा है तो हम कहेंगे कि इस रिएक्शन में जो आपका वो पदार्थ रिड्यूस्ड हो रहा है। चलिए अब हम रिकॉल करते हैं एक्टिविटी 1.1 को। where a magnesium ribbon burns with a dazzling flame in air or oxygen and changes into a white substance magnesium oxide, is magnesium being oxidized or reduced in this reaction। तो आपको जो है यहाँ पे लेके चला हुआ है एक्टिविटी नंबर 1.1 में, तो वहां पर आपने देखा था कि मैग्नीशियम का जो रिबन था वो आपका जला था बहुत ही एक तेज फ्लेम के साथ में हवा के अंदर में। तो यहाँ पर चेंजेस क्या हुआ, यहाँ पर हमने चेंजेस देखा था कि एक उजले कलर का जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है मैग्नीशियम। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है ये आपको जो है बताना है। तो जाहिर सी बात है आपको आंसर होगा कि ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जो आपका कंबाइन कर रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या इन एवरीडे लाइफ, क्या आप लोग जो है एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखे हुए हो? तो आप लोग जो है बहुत सारी जगहों पर देखे हैं, बहुत आपको हो सकता है भले अभी ध्यान नहीं आ रहा हो। जैसे कि एक एग्जांपल है आपका कोरोजन। चलिए बात करते हैं हम लोग कोरोजन के बारे में। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि जब किसी लोहे के सामान को जो कि चमकीला होता है वो जब नया रहता है तो चमकीला होता है, लेकिन जैसे जैसे वो आपका जो है पुराना होता जाता है, ठीक है ना, तो वैसे वैसे क्या हो जाता है कि वो आपका जो है रेडिश ब्राउन कलर का जो है कोटेड हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर जो एक लेयर चढ़ जाता है। ये जो आपका तरीका है, ये जो आपका प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग रस्टिंग ऑफ फायर यानी कि जंग लगना। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट tarnished in this manner। Have you noticed the color of the coated formed on copper and silver when a metal is attacked by substances around it such as moisture?
acids, etc. It is said to corrode, and this process is called corrosion. The black coated on silver, and the green coated on copper are examples of corrosion. तो यहाँ पर जो है यही बताया हुआ था कि ऐसे ही जो है बहुत सारे मेटल होते हैं जो कि आपके जो है जिस तरीके से ये जंग लगा था उसी प्रकार से ये भी जो है आपके गंदे या धुंधले मैले हो जाते हैं। क्या आपने किसी सिल्वर मतलब सिल्वर या फिर कॉपर के ऊपर जो है इस प्रकार के जो है कोटिंग होते हुए देखे हो और कलर में जो है जो चेंज होता है उसको आपने देखा हुआ है? जब आप लोग जो है किसी मेटल को जो है किसी दूसरे मतलब मॉइस्चर हो गया या फिर एसिड हो गया इसके चारों तरफ जो है आपको अटैक होते हुए देखे होंगे। यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका एक्चुअली में कोरोड होता है या फिर जो है इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कोरोजन। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे बात करते हैं, सिल्वर जो होता है उस पर एक काला कलर का जो है कोटिंग हो जाता है, तो ये क्या हो गया, ये कोरोड हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो क्या बोल सकते हैं कॉपर है, इसके ऊपर क्या होता है कि ये ग्रीन कलर का जो है कोटिंग हो जाता है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका कोरोजन का एग्जाम्पल है। ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन था सॉरी, लोहे का जो जंग लगना था, ये भी आपका क्या है, ये आपका कोरोजन है। तो कोरोजन आपको तो समझ में आ गया है, कोरोजन क्या होता है, तो ऑक्सीजन के साथ में जो है मेटल जो होते हैं वो रिएक्शन करके अपना ऑक्सीजन बना देते हैं और इस तरीके से उनका जो है एक कह सकते हैं कि कलर में धुंधलापन आ जाता है, टर्निश्ड हो जाते हैं और वो उनका जो है आपका डिस्ट्रॉय भी होता है, तो ये आपका कहलाता है कोरोजन। कोरोजन कॉजेज डैमेज ऑफ car bodies, bridges, iron railings, ships, and to all objects made of metals, especially those of irons. Corrosion of iron is a serious problem. Every year, an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter 3. तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो corrosion है ये क्या करता है कि कार के जो बॉडी होते हैं, ब्रिज होता है, आयरन का रेलिंग होता है, शिप होते हैं या फिर मेटल के बने हुए जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको जो है डैमेज करता है। खास करके अगर बात करें तो आयरन से बने हुए जो सबस्टांसेस होते हैं उनको, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर अगर हम बात करते हैं तो आयरन का जो कोरोजन है ये एक अभी के समय बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि हर साल एक बहुत ही बड़ा अमाउंट मतलब पैसे का जो एक बहुत बड़ा अमाउंट हर साल जो डैमेज आयरन होते हैं उनको रिप्लेस करने में जो आपका खर्च कर दिया जाता है। और इन इसके बारे में जो हम लोग क्लास बोल रहा हूँ चैप्टर 3 में डीपली स्टडी करेंगे। और एक लास्ट टॉपिक रह गया हुआ है आपका रेंसिडिटी, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। हैव यू एवर टेस्टेड or smell the fat oil containing food material left for a long time? तो देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या कि क्या आपने बहुत ही लंबे समय तक किसी एक ऐसे फूड को जिसके के अंदर फैट या ऑयल होता है उसको खुला छोड़ने के बाद टेस्ट किए हो या फिर सूंघे हो? जरूर आपने सुना होगा एक ऐसा फूड जिसके अंदर फैट या ऑयल हो, उसको लंबे समय से छोड़ा गया हो, उसको आपने टेस्ट किया है या फिर स्मेल किया है? When fats and oils are oxidized, they become rancid, and their smell and taste change. Usually, substances which prevent oxidation, antioxidants, are added to foods containing fats or oils. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब किसी फूड के अंदर में मौजूद फैट और ऑयल जो है आपके ऑक्सीडाइज रहते हैं तो वो आपके रैंसिड हो जाते हैं, मतलब कि आपका जो है एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब कि बासी हो जाते हैं। और उनका जो स्मेल होता है, टेस्ट होता है, वो आपका चेंज हो जाता है, अनप्लीजेंट हो जाता है, वो आपका जो है बहुत ही भद्दा हो जाता है, बहुत ही गंदा हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है कि आमतौर पर क्या करते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें कि आपके ऑयल या फैट होते हैं उनमें एक प्रकार का पदार्थ मिलाते हैं जो कि इनको जो है आपका
रेंसिड होने से बचाते हैं। और ऐसे पदार्थों को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ये आपको याद रखना है, एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड और एडेड टू द फूड्स containing fat or oils to prevent oxidation. Keeping food in airtight containers helps to स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। एक और तरीका हो सकता है रेंसिडिटी को जो है रोकने का, चेक करने का, और वो तरीका ये है कि अगर हम लोग फूड को जो है एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हैं तो इससे क्या होगा कि उस फूड का जो ऑक्सीडेशन है उसका स्पीड स्लो डाउन हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized। तो यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपसे बताया जा रहा है कि क्या आपको पता है ये जो चिप्स के जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं कि आमतौर पे ये जो चिप्स होते हैं उनका जो बैग होता है उनको नाइट्रोजन जैसे गैसों के साथ में जो है एयर टाइट करती हैं, यानी कि पैक करके और फिर बेचती हैं ताकि वो आपका ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो सके। तो इस तरीके से हमने जो है अभी क्लास 10th के साइंस का जो पहला चैप्टर था उसको विद इन 1.5 आवर रिवाइज कर लिया। अब क्वेश्चन आंसर आप लोग बना लेना और नोट्स बना लेना और फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको जो है ये वीडियो के थ्रू इस क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर का रिवीजन कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। इसी के साथ साथ जो है इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स अ लॉट।